तो गाइस एथलेटिको वर्सेस बारसा हो चुका है और 4-4 का ड्रॉ था। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, देखो अगर आप एक फुटबॉल फैन है, आई मीन न्यूट्रल फुटबॉल फैन है, तो आपको एक बैंगर ऑफ द गेम देखने को मिला है। आई मीन नॉर्मल गेम नहीं था ये। बारसा, रियाल, एथलेटिको, ये तीन टीमें ला लीगा में ऐसी हैं जिनका थ्रीसम चल रहा है बहुत तगड़ा। ये तीनों टीमें ट्रेबल के लिए अलाइव हैं और मेरे हिसाब से अच्छे चांसेस तो देखो रियल मैड्रिड बारसा दोनों के हैं, पर इनको डिसअपॉइंट करने में अगर किसी का हाथ होगा तो वो एथलेटिको मैड्रिड का होगा। तो आपने जो मैच देखा 4-4 का, भाई रियल मैड्रिड रियल मैड्रिड ये सोच रही होगी कि भाई मैं बारसा, अगर बारसा जीतेगी तो मैं बारसा से खेलना है, एथलेटिको जीतेगी तो एथलेटिको से खेलना है। और एथलेटिको बारसा से तो हार चुकी है वो 2 बार इस सीजन में, और एथलेटिको मैड्रिड से दोनों बार ड्रॉ किया। पर एथलेटिको मैड्रिड जिस हिसाब से अभी खेल रही है, जो फॉर्म चल रहा है, रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, वो देख के भाई रियल मैड्रिड भी एक बार सोचे कि काश कोई और टीम को हमें फेस करना पड़ता। क्योंकि भाई जो गेम बैंगर ऑफ द गेम देखने को मिला, एथलेटिको मैड्रिड सिर्फ 15 मिनट खेली, सिर्फ 15 मिनट, 5 मिनट शुरुआत के और 10 मिनट आखिरी के। भाई उसके बाद छठे मिनट में जो गोल पड़ा है, उसके बाद से भाई एथलेटिको मैड्रिड गायब, पूरे हाफ में गायब, सेकेंड हाफ पूरा गायब। लास्ट के 10 मिनट में जब सोरलोथ आया था तब वो दिखे थे और लोरेंटे ने गोल मारा, फिर सोरलोथ ने गोल मारा, 4-4 हो गया भाई। मतलब इसके अलावा पूरा गेम एथलेटिको मैड्रिड का डेड था। एथलेटिको पहले के 5 मिनट में गोल मारती, 42 सेकेंड पे एल्वारिस का गोल आता है। इस टाइम ला लीगा का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर को आप अनमार्क छोड़ देते हो स्टार्टिंग ऑफ द मैच में। कैसे हो सकता है? इतना बड़ा डिफेंसिव मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप? उसके बाद सेकंड गोल, भाई कुंडे भाई मैच के स्टार्टिंग में रिदम कैच नहीं करते हैं, वो हकते हैं, वो पास करते हैं, लूज पास करते हैं, एल्वारिस रिसीव कर लेता है और ग्रीजमैन के लिए इतना प्यारा थ्रू बॉल निकाल देता है, दूसरा गोल। फिर खेलती है एथलेटिको मैड्रिड आखिरी के 10 मिनट में, जब भाई जोन 14 में एक प्लेयर चाहिए ही चाहिए डिफेंड करने के लिए, मार्कोस लोरेंटे, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स। मतलब जो बॉल को स्ट्राइक करते हैं, शूटिंग पावर, फिनिशिंग टेक्निक वो बहुत अच्छी है मार्कोस लोरेंटे की। वो बंदा राइट साइड में, राइट बैक, राइट मिड, राइट विंग कहीं भी खेल सकता है, और ऐसे प्लेयर को आप जोन 14 में छोड़ रहे हो। इतना प्यारा गोल था उसका, इतना अच्छा गोल था ना भाई, वो नहीं रुकने वाली थी शायद किसी कीपर से, वो नहीं रुकने वाली थी। बहुत ही शॉट पावर बहुत तेज था। और उसके बाद लास्ट गोल भाई फिर कुंडे की गलती, गिर जाते हैं भाई, वो मैन मार्क नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो सोरलोथ था वो आगे निकल जाता है, फिर कटबैक गोल भाई। क्या कहें यार इस पे, भाई ऐसे होता है उनके 4 गोल। फिर हमारे गोल देखिए, हमारा पहला गोल तो कुंडे बहुत, मतलब कटबैक बहुत प्यारा था, ऑन पॉइंट था, पेद्री का फैंटास्टिक फिनिश। वो फिनिश पर्सनली मुझे अच्छा लगा, और क्योंकि पेद्री के गोल स्पेशल होते हैं। उसके बाद सेकंड गोल आता है कुबारसी का, बैच केस करता है, फैंटास्टिक। थर्ड गोल इनियागो मार्टिनेज, वो भी बहुत ही प्यारा था। फोर्थ गोल लेवेंडोव्स्की, ऐसे ही 4 गोल। ग्रीजमैन, एल्वारिस और सोरलोथ भाई बार्सिलोना के लिए नाइटमेयर बन चुके हैं एथलेटिको मैड्रिड के मैच में। गोल कंट्रीब्यूशन आते ही आते हैं उनकी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हांसी फ्लिक हम लोगों को, मतलब आई मीन बारसा को, अभी एथलेटिको को फिर से खेलना है। एक बार ला लीगा में खेलना है, एक बार कोपा डेल रे में भी खेलना है सेकंड लेग मोंटेपेलेटानो पे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अपनी गलतियों से सीखो, ट्राई करो कि जो गलतियां हुई है वो ना हो, प्लेयर्स को बताइए। फर्स्ट मैच में भी हम लोग एथलेटिको अगेंस्ट जो रोड्रिगो दी पॉल का गोल आया था, सेम वही गोल रेप्लिकेट हुआ है अभी इस मैच में, वो लोरेंटे वाला, जोन 14 से कटबैक भरने से शॉट। भाई एक प्लेयर होना चाहिए ना यार, एक प्लेयर होना चाहिए डिफेंड करने के लिए जोन 14 में। तो वो हम प्लेयर बाय प्लेयर रिव्यू करेंगे, तो मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। देखो शेज़नी की गलती मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कीपर की गलती नहीं होती है, और कि उसने अच्छे सेव्स किए थे, ठीक है, और 1v1 चांसेस में ज्यादातर स्ट्राइकर्स के हक में डिसीजन जाता है, तो शेज़नी की उतनी गलती नहीं थी, हालांकि उसने अच्छे सेव्स किए थे। कुंडे भाई ग्रीजमैन वाले गोल में 100% कुंडे की गलती थी, उसने रॉन्ग पास किया था। और जो सोरलोथ वाला लास्ट गोल था उसमें भी कुंडे की गलती थी, वो स्लिप हो जाता है और अपना जो मार्कर था उसको मिस कर देता है, तो वो आगे जाके गोल मार देता है सोरलोथ। तो कुंडे पे बहुत बढ़िया गेम नहीं था, पर जो बीच में जो बारसा का फ्लो चल रहा था उसमें कुंडे अच्छा खेल रहे थे, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया असिस्ट भी दिया था जो पेद्री को पहला गोल जिससे पड़ा था। और कुबारसी इनियागो मार्टिनेज का एक नंबर गेम था यार, इसमें मैं क्या कहूँ, क्योंकि कुबारसी 17 साल की उम्र में इतना बढ़िया खेल रहा है, दोनों ने गोल स्कोर किया। कुबारसी का पहला गोल था, गोल मारने के बाद बंदा बैच को किस करता है, तो दिखाता है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है। और कुबारसी का फैंटास्टिक गेम था, बहुत प्यारा गेम था कुबारसी का।
और इनियागो मार्टिनेज का भी बहुत बढ़िया गेम था, लाइन ब्रेकिंग पासेस जो करता है वो, उसका जो नेचुरल मतलब जो अंदर से निकल के आता है पासेस वगैरह और लॉन्ग बॉल्स, वो इनियागो मार्टिनेज अच्छा था। बाल्डे मतलब बहुत प्यारा गेम था, सिल्की स्मूथ, और बाल्डे से मुझे इंडिविजुअली उतने मिस्टेक्स देखने को नहीं मिली। फ्रेंकी डियोंग पेद्री का बहुत ही बढ़िया गेम था। मैं ये चाहूंगा कि अगर कसालो होते फ्रेंकी की जगह तो हो सकता है शायद हम लोग एक दो गोल कम खाते, क्योंकि उनका जो डिफेंसिव नेचर है। और मैं फ्रेंकी डियोंग पे पूरा ब्लेम नहीं डालूंगा, फ्रेंकी ने भी अच्छा गेम खेला। पेद्री मैन ऑफ द मैच मेरे लिए, बहुत प्यारा गेम था। और यार बेस्ट मिडफील्डर्स की जब बात आती है राइट नाउ, तो आप पेद्री का नाम ना लो ऐसा हो नहीं सकता, और पेद्री के साथ किसी और का नाम लो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट है। एज ए बार्सा फैन मैं तो कहूंगा पेद्री इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और आने वाले कुछ टाइम में। बेलिंगम तो आस पास भी नहीं है, सीरियसली ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार देखिए, स्टैटिस्टिक्स नहीं प्रूव करते हैं कि पेद्री बेलिंगम से बेकार है। स्टैटिस्टिक्स पे मत जाइए, मेरी बात मानिए। उसके बाद ओल्मो थोड़ा सा शटडाउन दिखे मुझे, और उतना प्यारा गेम नहीं था उनका, जो नेचुरली गेम निकल के आता है उतना अच्छा गेम नहीं था, क्योंकि उन पे 2 मार्कर लगा रखे थे, डीपॉल बैरियोस। और तो मैं कहूंगा कि बहुत प्यारा गेम नहीं था, बट स्टिल वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। यमाल भाई वो झाबी कलान को खा गया, उसका करियर खत्म कर दिया, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा भाई, इतनी जल्दी येलो कार्ड दिलवा दिया उसको। मतलब यमाल का बहुत बढ़िया गेम था, जो क्रिएटिविटी फ्रंट थ्री में निकल के आती है वो यमाल से ही निकल के आती है। ये चीज मेरी आप कभी नोटिस करिएगा, मैच देखिए बार्सिलोना का। यमाल जब खेलता है तो कुंडे, जब हेक्टर फोर्ड रहते हैं तो उतना बढ़िया राइट साइड नहीं दिखता, पर जब कुंडे रहते हैं तो यमाल और कुंडे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। और फर्नान टोरेस टट्टी, उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, साला बहन जो क्या ही बोलूं यार इसको मैं। फर्नान टोरेस इतना हकता है भाई, ये बारसा ने कैसे साइन कर लिया इसको, बेचो साले को यार, कैसे भी करके इसको टीम से निकालो। एक दो मैच अच्छे खेलेगा फिर आप कहोगे फर्नान टोरेस ये वो, पर भाई तुम्हें एक दो गेम से आप एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते हो। फर्नान टोरेस शिट है तो है। उसके बाद भाई 2-3 असिस्ट आए रफीनिया के थे, तो रफीनिया भाई यार ये बंदा, ऐसा मैच हो ही नहीं सकता जिसमें ये असिस्ट या गोल लेके ना जाए। रफीनिया भाई फ्रंट थ्री में बहुत ही सिल्की, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चांसेस अच्छे क्रिएट किया था उसने। फर्नान टोरेस को 2 बार 1v1 कीपर से लाया था, लेकिन फर्नान टोरेस हैज ऑलवेज शिट। तो रफीनिया भाई मेरे लिए भाई, रफीनिया बहुत अच्छा गेम खेला, रफीनिया का 1 नंबर बहुत प्यारा गेम था। बट जो फर्नान टोरेस थे उसने भाई रफीनिया के गेम को यहाँ से यहाँ ला दिया, क्योंकि भाई 1-2 असिस्ट मतलब अच्छे और हो सकते थे। अगर ले ऑफ अच्छा कर देता फर्नान टोरेस तो हो सकता था रफीनिया का एक आध गोल भी आ जाता। एक शॉट लिया था रफीनिया ने जो कि डिफ्लेक्ट होकर बाहर कॉर्नर चला गया था। रफीनिया का बहुत प्यारा गेम। ऑफ द बेंच आते हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, वो गोल मारते हैं। एक सिटर भी उन्होंने मिस किया, एक सिटर। भाई लेवेंडोव्स्की आप बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं, बार्सिलोना के सेंटर फॉरवर्ड है, बार्सिलोना के मेन मैन है, आप नहीं गोल मारोगे तो और कौन मारेगा? बाहर से कौन आके मार रहा है भाई? फर्नान टोरेस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। लेवेंडोव्स्की को परफॉर्म करना पड़ेगा, आउटपुट देना पड़ेगा। अगर लेवेंडोव्स्की ऐसे खेलते रहे तो भाई सीजन में भाई देखना आगे जाएंगे, फिर लास्ट में किसी एक मैच में भागेंगे बाहर। भाई यही होने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ लेवेंडोव्स्की को परफॉर्म करना पड़ेगा यार। और पेद्री और फ्रेंकी डी जॉन्ग ये सब आउट हो जाते हैं। फिर लास्ट के कुछ मिनटों में जब वो फर्मिन आते हैं, गावी आते हैं, तो भाई गावी वो प्लेयर नहीं रह गया जो पहले था। इंजरी के बाद वो भाई ट्रस्ट में वो उतना बढ़िया अब नहीं खेल रहा है। और पेद्री और फ्रेंकी के जाने के बाद जो कंट्रोल लूज हुआ है ना बार्सिलोना का, भाई यहाँ से हुआ गेम चेंज। 4-2 बहुत पहले हो गया था, तब से लेके बार्सिलोना कंट्रोल में है। बार्सिलोना बॉल देना ही नहीं चाहती, बार्सिलोना अपने पास ही बॉल रखना चाहती है। बट जब ये दोनों बाहर गए, पेद्री गेम चला रहा था, फ्रेंकी गेम को कंट्रोल कर रहा था, इन दोनों पे ही गेम पूरी बार्सिलोना की डिपेंड थी। बट ये दोनों जब बाहर गए और जब फर्मिन और गावी आए, ये उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं कर सकते हैं गेम को, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय टाइप प्लेयर है गावी। और फर्मिन जो है वो फ्रंट थ्री में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, थर्ड मैन रन मारने की कोशिश करते हैं। और उनका गेम तो आपने देखा ही हुआ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी गलतियों से सीखिए और अगले मैचेस में ट्राई करिए कि वो गलतियां ना हो। और आई होप सेकंड लेग एथलेटिको के होम पे बार्सिलोना जीते। एज ए बार्सा फैन मैं चाहता हूँ कि बार्सिलोना आगे जाए और फाइनल्स में रियल मैड्रिड मिले। रियल मैड्रिड पे उतनी टेंशन नहीं होती जितनी एथलेटिको पे हो जाती है भाई इस सीजन एक्चुअली। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई रिव्यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसी फैंटास्टिक और बढ़िया रिव्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।